अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 29 से स्टार्ट हो रही है वीडियो। आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी समझ में आ गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर देना अगर आपको समझ आ गए हैं या फिर कोई आपका प्रॉब्लम है तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऑल्सो शेयर करें। तो ये वाला जो टॉपिक लेसन है उसमें भी हमने पैराग्मेटिक्स पढ़नी है। 2 है, पैराग्मेटिक्स 2 है, जिसमें डायक्सिस डायक्टिक एक्सप्रेशंस हैं फर्स्ट टॉपिक में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायक्सिस एक्सप्रेशंस होता क्या है। जो हम लोग अपने वर्ड्स या फ्रेजेस में, सेंटेंसेस में हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दूज, नाउ, देन, जो हमारी किस चीज़ की तरफ इंडिकेशन जाती है, टाइम की तरफ, प्लेस की तरफ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ये जो है ना वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी वर्ड सेंटेंसेस में, अपने फ्रेजेस में। ठीक है, किसी को बात समझाने के लिए हम लोग जो है वो स्पीकर जो कर रहा होता है बात, तो वो ये वर्ड्स को यूज़ कर रहा होता है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, द यूज़ ऑफ जर्नल वर्ड्स, ये एक तरह के जर्नल वर्ड्स एंड फ्रेजेस है टू रेफर। अब ये रेफर किस चीज़ को कर रहे हैं? टू अ स्पेसिफिक टाइम को, प्लेस को और पर्सन को इन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट में बात हो रही है जिससे रिलेटेड, ये उस चीज़ को जो है ना वो रेफ़र कर रहे हैं। अगर किसी लोकेशन की टाइम की बात हो रही है तो ये उस चीज़ के उस तरह का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगर प्लेस की बात हो रही है तो उस टाइप का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो डायक्सिस एक्सप्रेशंस इज़ दैट, जिसमें आपकी 3 तरह के जो है ना वो डायक्सिस आते हैं। पर्सन डायक्सिस आता है, स्पेशल डायक्सिस आता है, टेम्पोरल डायक्सिस आता है। पर्सन डायक्सिस जो है वो पॉइंट करता है थिंग्स को और पर्सन को। ठीक है, पर्सन से ही ज़ाहिर हो रहा है कि वो पर्सन को तो करेगा और एक और वो थिंग को करेगा। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है इट, दिस, दीज बॉक्सेस। हम बॉक्सेस के लिए कोई चीज़ है जैसे टेबल पे पड़ी है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी थिंग है जिसके बारे में हम लोग जो है वो इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, इट को, दिस को, दीज को। और अगर पर्सन है तो हम लोग जो है वो इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, हिम को, देम को, दूज को। दूसरा है स्पेशल डायक्सिस। स्पेशल डायक्सिस जो है वो पॉइंट करता है लोकेशन को। ठीक है, जिस तरह हेयर, देयर, नियर, दैट। ठीक है, टेम्पोरल डायक्सिस जो है वो टाइम को करता है। ठीक है, टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, नाउ, देन, लास्ट वीक। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। जो ब्रैकेट में लिखा गया है कि एक पर्सन डायक्सिस है तो आप किन वर्ड्स को यूज़ करेंगे अपनी लैंग्वेज में, टेम्पोरल डायक्सिस है, स्पेशल डायक्सिस है, तो आप कौन से वर्ड्स को जो है वो अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। अब है पर्सन डायक्सिस। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल उन्होंने बताई है डायक्सिस की। पर्सन डायक्सिस है कि इसमें जो है वो आप इंडिकेट करते हो किसी पर्सन को या फिर किसी थिंग को। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया तो वही चीज़ जो है वो सेम इसी में भी है, इस पैराग्राफ में, कि आप जो है वो इंडिकेट करते हो किस एक पर्सन को और फिर जो है वो किसी थिंग को आप जो है वो इंडिकेट करते हो, उसके लिए पर्सन डायक्सिस को यूज़ करते हो। अब पर्सन डायक्सिस में जो है वो स्पीकर आता है, द अटरर ऑफ अ मैसेज। जो मैसेज कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है, ठीक है, जो चीज़ हम लोग उसकी सुन रहे होते हैं। ठीक है, एक पर्सन जो बोलने वाला है ना वो स्पीकर है बेसिकली। और एड्रेसी जो है वो लिसनर है, जो सुन रहा है उस स्पीकर की बात को। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे है द रेफरेंट। नादर स्पीकर नॉट द एड्रेसी माइट प्रेजेंट देयर बट नॉट एड्रेसेस डायरेक्टली। तो रेफरेंट जो है वो ना तो स्पीकर है और ना ही वो एड्रेसी है, यानी कि वो बीच का बंदा है। ठीक है, उसको हम लोग रेफरेंट कह रहे हैं। अब सेकंड डायक्सिस है प्लेस डायक्सिस, जिसमें हम लोग स्पेशल डायक्सिस इसको कहा जाता है, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये किसी प्लेस का यूज़ करना है हमने किसी प्लेस के लिए, तो हम प्लेस डायक्सिस को यूज़ करते हैं। अब थर्ड वन इज़ टाइम डायक्सिस। टाइम डायक्सिस जो है वो टेम्पोरल डायक्सिस के लिए यूज़ किया जाता है। जो हम किसी चीज़ की, किसी टाइम का हम लोग जिक्र कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, फ्रेज़ में, तो हम टाइम डायक्सिस को यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे जो है वो आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे कि जिससे आपको क्लियरली हो जाएगा कि मतलब क्या है उनका। जैसे यहाँ पे है आई लिव हेयर नाउ। अब ये जो हेयर है, देयर है, लास्ट मंडे है, ठीक है, देन है, नाउ है, येस्टरडे है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली इसकी एग्जांपल्स ही हैं टाइम डायक्सिस की। तो थर्ड पे हम लोग आते हैं, अब सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, रेफरेंस की तरफ। ठीक है, रेफरेंस, द वर्ड्स वी यूज टू आइडेंटिफाई थिंग्स आर इन सम डायरेक्ट रिलेशनशिप टू दूज थिंग्स।
अब मीन्स ये कि रेफरेंस जो है वो हम किसी, आप देखा होगा आपने कि हम क्लेरिफाई करने के लिए किसी चीज़ को जो है ना रेफरेंस देते हैं। जैसे हम पूरा एक टेक्स्ट पढ़ लिया तो हम एंड पे जो उसके चैप्टर में रेफरेंस की एक हेडिंग बनाई होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है ना वो रेफरेंस दे रहे होंगे कि हमने ये चीज़ जो है वो टेक्स्ट कहाँ से लिया है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका राइटर कौन सा है। हम रेफरेंस देते हैं कि कौन सी चीज़ जो है ना वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि ये कोई भी टेक्स्ट है वो बिल्कुल जो है ना वो ठीक है, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को। और उसका जो है ना वो एक रिलेशन बताते हैं कि क्या जो है वो रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद है इन्फेरेंस। अब यहाँ पे जो है इन दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है कि रेफरेंस किसको कहते हैं और इन्फेरेंस किसको कहते हैं। इन्फेरेंस कहते हैं आर लॉजिकल कंक्लूजन्स को बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, फैक्ट्स एंड एविडेंस। तो बेसिकली इन्फेरेंस जो है वो आपकी कंक्लूजन होती है, जिसमें कंक्लूजन में आपके फैक्ट्स और एविडेंस आते हैं, ठीक है। आपने कोई भी टेक्स्ट पढ़ा है, ठीक है, आपने कंक्लूजन में उस टेक्स्ट पढ़ के आपने कंक्लूजन देनी है। उस कंक्लूजन में आपकी जो है ना लॉजिकल कंक्लूजन होगी, ठीक है। आपने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ट्रुथ, जो चीज़ें आपने एग्जैक्टली ऑब्ज़र्व की हैं, झूठी बातें अपनी तरफ से नहीं, जो एग्जैक्टली आपने जो है ऑब्ज़र्व किया उसको आपने जो है ना वो कंक्लूजन में लिखना है। दैट इज़ द इन्फेरेंस जो आपकी लॉजिकल बेस्ड होती है। अब है लेसन नंबर 30 पैराग्मेटिक्स 3। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है एनाफोरा। एनाफोरा कहते हैं रेपिटेशन ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अलीना अराइव्ड बट नोबडी सॉ हर। अब इसमें जो एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसमें हर जो है वो अलीना के लिए यूज़ हुआ है, दैट मीन्स कि हर जो है वो एनाफोरा है। एनाफोरा कहते हैं जो हम रिपीट करते हैं चीज़ें, ठीक है। यानी कि हमने अलीना को दोबारा से जो है वो नहीं उसका नाम यूज़ किया, उसके लिए हमने हर को यूज़ किया, ठीक है, जो शो कर रहा है अलीना को। तो हमने जो है वो रेपिटेशन की है, दोबारा से जो है ना वो रिपीट हुआ है वर्ड, दैट इज़ दी एनाफोरा। जो रिपीट होता है वर्ड दूसरे सेंटेंस में या दूसरे फ्रेज में, उसको हम लोग एनाफोरा कहते हैं। अब है प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशन सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी ट्रू फॉर द utterance टू मेक एनी सेंस। इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फेरेंस। जैसे मैंने आपको इन्फेरेंस में बताया कि आपने जो है वो कंक्लूजन बिल्कुल ठीक डालनी होती है कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, हमने ये टेक्स्ट पढ़ा और इसकी कंक्लूजन ये है। कोई अपनी तरफ से जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं शेयर करना होता है, एग्जैक्टली जो है ना वो टेक्स्ट के बारे में बात करनी होती है। तो दैट इज़ द इन्फेरेंस। तो प्री सपोजिशन में जो है वो इज़ अ काइंड ऑफ इन्फेरेंस ही है, ठीक है। इसमें हम लोग जो है ना वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमने ये पूरा टेक्स्ट पढ़ा, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे। ये कह लें कि एज अ समरी जो है वो आप प्री सपोजिशन उसको ले सकते हैं। जिस तरह से हम जो है ना बताते हैं कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है उसका पर्पस क्या था, ठीक है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है। और इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि प्री सपोजिशन मीन्स प्री सपोज करते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्पीच एक्ट्स। अ स्पीच एक्ट इज़ एन अटरेंस दैट हैज़ परफॉर्मेटिव फंक्शन इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। स्पीच एक्ट क्या होता है, जो हम लोग चीज़ बोलते हैं और करते हैं उसको हम लोग जो है वो स्पीच एक्ट है, ठीक है। टू पर्सन्स अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, एक लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, स्पीच एक्ट है, वो बोल रहे हैं, ठीक है, उनका जो बोलना है वो स्पीच एक्ट है बेसिकली। अब इसमें जो है वो स्पीच एक्ट के 3 लेवल आ जाते हैं, अ लोकेशनरी एक्ट, एन इलोकेशनरी एक्ट और प्री लोकेशनरी एक्ट। तो ये आपने अब ध्यान से सुनना है। अगर आपको स्पीच एक्ट आता है तो आपने पहले उसकी डेफिनेशन देनी है कि जो आपस में कम्युनिकेशन हो रही है वो स्पीच एक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके 3 लेवल्स आ जाते हैं जिनके नाम आपने सबसे पहले याद रखने हैं, उसके बाद जो है ना उसकी डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। अब फर्स्ट है एक्ट लोकेशनरी एक्ट। लोकेशनरी एक्ट क्या होता है कि जिसमें स्पीकर लोकेशनरी एक्ट कहते हैं आपकी जो परफॉर्मेंस ऑफ एट्रेंस है, जिसमें आप जो हैं वो बोलते हैं कुछ, ठीक है, स्टाइल ऑफ आपकी स्पीच भी होती है, ठीक है। आपने कोई स्पीच पढ़ी है या फिर कोई आपने जो है ना वो कोई टेक्स्ट पढ़ा है, ठीक है, आप उसका जो स्टाइल है उस टेक्स्ट का स्टाइल जो है ना वो लोकेशनरी एक्ट है, ठीक है। जिसमें आप जो बोल रहे हैं, जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट में, वो बेसिकली जो है वो लोकेशनरी एक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो इलोकेशनरी एक्ट है, उसमें जो है वो कोई भी स्पीकर जो है वो कोई आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज़ बता रहा है जिससे आपको लगे कि ये कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जो आपका जो है ना वो एक्शन परफॉर्म्ड बाय सेइंग, आपका एक्शन जो है वो बेसिकली इलोकेशनरी एक्ट है, जो उस टेक्स्ट में किया जा रहा है बेसिकली।
इलोकेशनरी जो है वो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट। जो हम सेंट्रल कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को ही शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग इंट्रोडक्शन में तो बिल्कुल ही जो है ना वो अपने इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते। हम सेंट्रल आइडिया में या सेंट्रल कॉन्सेप्ट जब मेन बॉडी आती है, ठीक है, किसी टेक्स्ट की, तो उसमें ही हम अपना सेंट्रल आइडिया देते हैं कि इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कोई। तो इलोकेशनरी एक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है और आपके सेंट्रल कॉन्सेप्ट में ये चीज़ यूज़ की जाती है। परलोकेशनरी कहते हैं दैट हैज़ एन इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन द लिसनर, जिस पे लिसनर का इफेक्ट पड़ता है या फिर वो इन्फ्लुएंस होता है किसी चीज़ से, उसको हम लोग जो है ना वो परलोकेशनरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट स्पीच की तरफ। डायरेक्ट स्पीच एक्ट कहते हैं जो डायरेक्टली जो है ना वो बता दी जाती है, डायरेक्टली जो है वो यानी कि ये कह सकते हैं आपकी कोई टेक्स्ट आपने रीड किया है, ठीक है, और आप डायरेक्टली उसको कोड्स के थ्रू जो है ना वो उसकी समरी बता रहे हो, ठीक है, या फिर कोई अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में आप डायरेक्टली उसको जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहे हो, और इससे ये नहीं लग रहा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हो, उसको हम लोग जो है ना वो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जो डायरेक्ट जो है ना वो सेम टू सेम जो है ना वो आपके टेक्स्ट से मिलती जुलती होती है, उसे हम डायरेक्ट स्पीच एक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है वो आपकी बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो हम इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं, हम एज इट इज़ नहीं बता रहे होते, हम इनडायरेक्टली जो है ना वो उसको अपना मैसेज देने की कोशिश करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी सजेशंस उसमें आ सकती हैं, उसमें ऐड हो सकती हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जो इनडायरेक्टली की जाती है बेसिकली। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, लेसन नंबर 31 की तरफ, डिस्कोर्स एनालिसिस 1। अब सबसे पहले डिस्कोर्स एनालिसिस की डेफिनेशन आएगी। तो व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिस्कोर्स कहते हैं एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को, ठीक है। सिर्फ हम लोग डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं। डिस्कोर्स कहते हैं किसी कम्युनिकेशन को, ठीक है, एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो है वो रिटन भी हो सकती है, स्पोकन भी हो सकती है, किसी भी टाइप की जो कम्युनिकेशन है उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। पर्पस क्या है बिहाइंड एनीथिंग, ठीक है, जो भी चीज़ कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आप डिस्कोर्स में ये चीज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन इज़ कि आप जो है वो रिटन भी हो सकती है और स्पोकन भी हो सकती है। और तो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो प्रॉपर एक मीनिंग, एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि डिस्कोर्स एनालिसिस कहा जाता है। अब डिस्कोर्स में आपको पता है एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एनालिसिस मीन्स कि उसका जो कम्युनिकेशन है जो रिटन में हो रही है, स्पोकन में हो रही है, उसको एनालिसिस करना, उसको डीपली स्टडी करना और फिर उसके बारे में जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। तो दैट इज़ द डिस्कोर्स एनालिसिस, कि अपना जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू पूरा एनालाइज करना है टेक्स्ट को, और उसके बाद जो है ना वो उसको लिखना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। द ओरिजिन ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। अब ओरिजिन में क्या आता है कि सबसे पहले डिस्कोर्स एनालिसिस को जेलिग हारिस ने जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, जिसको एज अ वे ऑफ एनालाइजिंग कनेक्टेड स्पीच एंड राइटिंग, जिसको एनालाइज क्या किया जाता है, कनेक्टेड स्पीच को एनालाइज किया जाता है और राइटिंग को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है वो इसको ये याद रखना कि इसको इंट्रोड्यूस किया था जेलिग हारिस ने 1952 में, ठीक है, जिसमें हम एनालाइज करते हैं कनेक्टेड स्पीच को और राइटिंग को, जिसमें आपको एक टेक्स्ट दे दिया जाता है, ठीक है। जिस तरह से कायदे आज़म की कोई आपकी जो हो है कायदे आज़म की आपको कोई टेक्स्ट दे दिया जाता है, या फिर आपको इकबाल का कोई टेक्स्ट दे दिया जाता है, जिसको आपने जो है डिस्कोर्स, जो भी उसका टेक्स्ट है, जो भी उसकी कम्युनिकेशन है, ठीक है, ऐसा मतलब कि जैसे पुराने टाइम में लेटर्स लिखे गए थे, ठीक है, जो 5 लेटर्स आपने पढ़े होंगे शायद इकबाल के, तो वो जो है किस तरह से उन्होंने लिखे, वो एक पूरा प्रॉपर टेक्स्ट जैसे आपको गूगल पे मिल सकता है। तो वो उस टेक्स्ट को एनालाइज करना, ठीक है, उसको देखना कि उसका पर्पस क्या है, उसका बैकग्राउंड देखना, उसकी प्रॉपर जैसे कहते हैं ना कि उसको हर ए टू जी कौन कौन से वर्ड उसमें यूज़ हुए हैं, किस तरह की जो है ना वो लिटरेरी डिवाइसेस उसमें यूज़ हुई हैं, क्या उसका टेक्स्ट का स्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आपके एनालिसिस में आती हैं, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आप टेक्स्ट के बारे में जो है ना वो कलेक्ट करते हो, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ओरिजिन ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस हमने शेयर कर लिया है। आई होप कि आपको जो है ना वो समझ में आ रहा होगा। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, अब ये बेसिकली क्या है, जिसमें हम लोग क्रिटिकली, ठीक है, डीपली हर चीज़ को, वैसे तो एनालिसिस का भी मतलब वही है, लेकिन क्रिटिकल मीन्स कि हमने जो है वो अपने माइंड से सोच के डीप इन डेप्थ जाके किसी टेक्स्ट में फिर जाके जो है ना वो हमने डिस्कोर्स एनालिसिस को यूज़ करना है और सारी चीज़ें जो है ना वो कलेक्ट करनी है, ठीक है। अब आता है कुहैयन। कुहैयन इट कंबाइंस दी वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस,
वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया जाता है। द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल रिलेशन भी कहा जा सकता है कोहेजन को बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट विच होल्ड्स टुगेदर। ठीक है, जो सेंटेंस को जो है ना वो होल्ड करता है और एक इकट्ठा करता है, उनको टुगेदर करता है वर्ड्स को, और एक सेंटेंस हमें एक प्रॉपर मीनिंग शेयर करता है हमारे साथ, उसको हम जो है वो कहियन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स दैम एवरी डे। ठीक है, अब ही के साथ जो है वो हम दैम लगा रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह का रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, जेम्स लाइक्स येलो एप्पल्स। अब जो है जेम्स को येलो के साथ लिखा गया है, वर्ड को टुगेदर ज्वाइन किया गया है, क्योंकि वो आपस में जो है ना वो लेक्सिकल रिलेशन बना रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है। अब नेक्स्ट है कोहेरेंस। कोहेरेंस कहते हैं द वे अ टेक्स्ट मेक सेंस टू रीडर एंड राइटर थ्रू द रेलेवेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ एंड थ्योरीज। आप जो हैं वो राइटर या फिर रीडर को आप कोई ऐसा टेक्स्ट बनाते हो, सेंसेबल टेक्स्ट बनाते हो कि कोई सेंस क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से राइटर को या रीडर को आपकी बात समझ में आ रही है, जो कम्युनिकेशन या जो मैसेज आप शेयर करना चाह रहे हो वो एग्जैक्टली समझ आ रही है। ठीक है, आपकी जो है ना वर्ड्स प्रॉपर अरेंज हैं, जिसमें आपकी ग्रामर आ जाती है। ठीक है, आपने कहाँ पे कौन सा नाउन यूज़ किया, कहाँ पे जो है वो आपने कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया, तो ईच एंड एवरीथिंग जो सेंटेंस में यूज़ की जाती है वो कोहेरेंस में आती है कि आपने किस तरह से उसकी अरेंजमेंट की है और एक प्रॉपर सेंस बनाई है उस सेंटेंस की। ठीक है, उसको हम लोग जो है ना वो कोहेरेंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल में जो है आप लोग यूज़ कर सकते हो कि वर्ब्स को यूज़ कर सकते हो, एडजेक्टिव को यूज़ करते हो, क्योंकि आप एक प्रॉपर मेक अ सेंटेंस, ठीक है, जिसमें आप जो है ना वो एक क्लियर सेंस बनाते हो सेंटेंस की। अब आते हैं लेसन नंबर 32 की तरफ, डिस्कोर्स एनालिसिस 2। अब डिस्कोर्स टोपोलॉजी, स्पोकन, रिटन, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब डिस्कोर्स टोपोलॉजी मतलब कि डिस्कोर्स की टाइप्स हैं बेसिकली, जिसमें हम लोग डिस्कोर्स स्पोकन फॉर्म में भी कर सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं, फॉर्मल वे में भी हो सकती है, इनफॉर्मल वे में भी हो सकती है। अब लैंग्वेज ने जो है वो डिस्कोर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्पोकन एंड रिटन में। अब हम स्पोकन फॉर्म में किसी चीज़, अगर मैं आपके साथ कोई बात शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरे जो कम्युनिकेशन है या फिर जो भी बात मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कंसेप्ट, तो आप जो है उसका डिस्कोर्स एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ द स्पोकन डिस्कोर्स एनालिसिस, जो आप बोल के करते हो। ठीक है, या बोल के आप कोई चीज़ नोट कर रहे हो और उसको जो है ना अपनी स्पीच में यूज़ कर रहे हो, उसको भी आप जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस कह सकते हो। सेकंड पे रिटन, जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से जो है ना इकबाल ने 5 लेटर्स लिखे थे, तो आप उसका जो है ना टेक्स्ट पढ़ते हो और एग्जैक्टली जो है ना उसको एनालाइज करते हो कि स्टाइल कौन सा है, जो है ना इसकी समरी क्या है, मेन इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें कंसेप्ट क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो टेक्स्ट में आप यूज़ करते हो, फिर उसको रिटन बेस्ड करते हो, तो वो होती है डिस्कोर्स एनालिसिस। अब इन दो स्पोकन एंड रिटन के अलावा जो है ना वो इनको फर्दर डिवाइड किया गया है स्पीकिंग एंड लिसनिंग में। अब स्पोकन जो है वो स्पीकिंग ही है, आप जो बोलते हो या फिर जो आप सुनते हो वो डिस्कोर्स एनालिसिस में आता है। ठीक है, अब रिटन मीन्स कि आप जो रीडिंग कर रहे हो, जो चीज़ पढ़ रहे हो और उसके बाद उसको राइट कर रहे हो। ठीक है, अपने टेक्स्ट को, यानी कि पहले आपने पढ़ा है, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर एनालिसिस की है, उसकी एनालिसिस की है, तो फिर आपने रिटन जो है ना वो चीज़ लिख ली है। ठीक है, प्रॉपर वे में, तो वो जो है वो आपकी रिटन में आती है डिस्कोर्स में। उसके बाद आते हैं डिस्कोर्स एंड दी सेंटेंस। अब सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज़ भी थी कि फॉर्मल इनफॉर्मल का कॉन्सेप्ट भी था। फॉर्मल डिस्कोर्स जो होती है वो फॉर्मली होती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एक फॉर्मल बिल्कुल प्री प्लान्ड नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, प्री प्लान्ड होती है, जिसमें हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, जिसमें हम हर चीज़ को देखते हैं कि हमारी ग्रामर कौन सी होगी। ठीक है, हमारा टेक्स्ट क्या होगा, हम किस तरह से उसको जो है ना वो लिखेंगे, एनालिसिस किस तरह से होगा, हर चीज़ को हम लोग प्लान करते हैं पहले, और उसके बाद जो है ना वो हम स्पोकन या रिटन फॉर्म में उसको एनालिसिस करते हैं उसका। तो ये जो है वो फॉर्मल डिस्कोर्स होगी, जिसको हम लोग प्लान करके हर चीज़ को करते हैं। और जो है ना इनफॉर्मल क्या होगी, जिसमें हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अनप्लान्ड होगी, उसको हम लोग इनफॉर्मल कहेंगे। अब है डिस्कोर्स एज प्रोसेस। आप डिस्कोर्स को जो है ना वो एज अ प्रोसेस भी ले सकते हो। ठीक है, वन बाय वन करके, जैसे स्टेप्स होते हैं प्रोसेस में, स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है, तो डिस्कोर्स को आप स्टेप बाय स्टेप करके भी जो है ना वो एनालिसिस उसका कर सकते हो किसी चीज़ का। ठीक है, उसके बाद बेसिकली यहाँ पे ये बात हो रही है डिस्कोर्स एज आर डायलॉग।
आप डिस्कोर्स को एज अ डायलॉग भी ले सकते हो, ठीक है। जिस तरह से जो है ना वो एक पर्सन बोल रहा है तो सेकंड पर्सन जो है उसका आंसर कर रहा है, तो ये डायलॉग फॉर्म में एक टेक्स्ट किया जा रहा है ना, तो आप इसका भी जो है ना वो एनालिसिस कर सकते हो। डिस्कोर्स जो है वो डायलॉग फॉर्म में भी जो है ना देखने को हमें मिलती है। डिस्कोर्स यही है ना कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, दैट इज़ द डिस्कोर्स। जो आप बोल रहे हो, अभी मैं आपके साथ बोल रही हूँ तो मैं डिस्कोर्स को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपके साथ कोई भी बात शेयर कर रही हूँ तो मैं डिस्कोर्स को यूज़ कर रही हूँ। तो इस बात की ये जो है वो टाइप्स भी हो सकती हैं कि डिस्कोर्स जो है वो एज अ प्रोसेस भी उसको लिया जा सकता है कि ठीक है, आपको कोई पर्सन जो है वो स्टेप 1 स्टेप 2 करके कोई बात इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो भी एक तरह की जो है वो डिस्कोर्स होगी। अगर आपको डायलॉग फॉर्म में कोई पर्सन कर रहा है आपके साथ कम्युनिकेट, तो वो भी जो है वो डिस्कोर्स में आएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इन डिस्कोर्स। इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है, ठीक है। कोई पर्सन जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, जिस तरह से मैं आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये जो है चीज़ें हैं आपको नहीं पता, तो मैं आपको एज अ इन्फॉर्मेशन ही जो है ना वो शेयर कर रही हूँ जितना मुझे पता है। तो इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एक प्रॉपर वे में आप जो है ना वो इन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बनाते हो, तो वो भी जो है ना वो डिस्कोर्स में आती है, ठीक है। इसमें जो है ना 2 लेवल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर किए गए हैं, जिसमें आपकी फ़र्स्ट पे आती है गिवन इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप जो है ना इन्फॉर्मेशन को देते हो। न्यू इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप न्यू इन्फॉर्मेशन को देते हो जो आज से पहले आपको नहीं पता होती, उसको आप जो है वो शेयर करते हो। अब है लेसन नंबर 33, डिस्कोर्स एनालिसिस 3, कन्वर्सेशन एज डिस्कोर्स टाइप। तो व्हाट इज़ कन्वर्सेशन? कन्वर्सेशन क्या होती है? इट इज़ अ लेस फॉर्मल टॉक। जो आप जो है ना फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, कन्वर्सेशन ही कर रहे हो तो ठीक है, उसको जो है ना आप फॉर्मल वे में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अगर आप जो है वो किसी टीचर के साथ कर रहे हो या कोई अपने से एल्डर पर्सन के साथ कर रहे हो, तो आप जो है वो फॉर्मल वे में टॉक करोगे। तो इसमें जो है ना फॉर्मल और इनफॉर्मल का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कन्वर्सेशन में, ठीक है। और जो है आप मोस्टली जो है वो उसको स्पोकन फॉर्म में करते हो, तो दैट इज़ द कन्वर्सेशन। अब आता है कन्वर्सेशन एनालिसिस। जो भी आप जो है कन्वर्सेशन कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपने कोई ऐसा टॉपिक ले लिया है, ठीक है, जिस पे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, लाइक आप कर रहे हो कि जो है, जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ डिस्कोर्स एनालिसिस पे कन्वर्सेशन, ठीक है। सॉरी, ये कन्वर्सेशन तो नहीं होगी, लेकिन एक तरह की मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। अनदर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लाइक हम इस तरह से ले लेते हैं ना कि हम जो है 2 पर्सन्स का जो हैं वो ज़रूरी होते हैं कन्वर्सेशन में। तो मैं जो हूँ आपको डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, और आप जो है वो रिप्लाई में मुझे आंसर कर रहे हो डिस्कोर्स एनालिसिस का, या कोई भी ऐसी जो है ना बात आप मेरे साथ कर रहे हो उसका आंसर कर रहे हो, या जिस तरह से भी जो है ना आप बोल रहे हो, ठीक है। तो वो एक तरह की कन्वर्सेशन होगी बेसिकली। तो कन्वर्सेशन एनालिसिस, आप जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हो उसको एनालिसिस करना, उसको इन डेप्थ तक देखना, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कि इस पर्सन ने जो है वो इस तरह से इस तरह क्यों बोला, ठीक है। उसका स्टाइल क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसने क्यों किया ऐसे ना, ऐसे ऐसे वर्ड क्यों यूज़ किया, उसकी ग्रामर क्या थी, ठीक है। इसमें आपको हयन क्या थी, उसकी कोहेरेंस क्या थी, वो चीज़ें भी जो है ना वो आप कन्वर्सेशन एनालिसिस में सारी चीज़ें जो है ना आप देखते हो। तो एनालिसिस यही होता है ना कि हर चीज़ का जो है ना वो आपने हर चीज़ जो है वो एनालिसिस कर लेना, उसका एनालाइज कर लेनी हर चीज़, और फिर जो है ना इसको जो है हम लोग कन्वर्सेशन एनालिसिस कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अ कन्वर्सेशन इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन टर्न टेकिंग। अब टर्न टेकिंग क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो बात कर रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन कर रहा है, या फिर कोई जो है ना कम्युनिकेशन कर रहा है एक पर्सन के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ हाय, तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो मुझे रिप्लाई में करेगा हाय या फिर हाउ आर यू, ठीक है। तो वो जो है वो टर्न टेकिंग ही है। अगर एक पर्सन बोल रहा है तो दूसरा पर्सन भी जो है ना उसको रिप्लाई कर रहा है, तो ये टर्न टेकिंग है। अब नेक्स्ट है ओवरलैप ऑफ टर्न टेकिंग। अब इसमें जो है ना टर्न टेकिंग का ओवरलैप भी है। स्पीकर समहाउ नो एग्जैक्टली व्हेन एंड वेयर टू एंटर। स्पीकर जो है वो बोलने वाला जो है वो एग्जैक्टली जानता है कि उसने कब और कहाँ पे जो है ना वो एंटर करना है, मतलब कि अपने उसने बात को कहाँ पे जो है ना वो एंटर करना है, जो भी बोलना चाहता है वो। तो फर्स्ट पॉइंट उसका है सिग्नल ऑफ टर्न एंडिंग। सेकेंड है ओवरलैप्स हैव सिग्निफिकेंस। थर्ड वन इज सिग्नलिंग अनॉयंस, अर्जेंसी और अ डिज़ायर टू करेक्ट व्हाट इज़ सेड। तो ये 3 पॉइंट्स जो है ना वो ओवरलैप ऑफ टर्न टेकिंग में आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स कोऑपरेटिव। अब इसमें जो है ना वो एज्यूम ही और शी इज़ अटेंडिंग टू। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं, ये बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं कन्वर्सेशनल के। बी ट्रू, आप जो भी बोल रहे हो वो एग्जैक्टली ट्रू होना चाहिए, फॉल्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। बी ब्रीफ, आप बिल्कुल ब्रीफ सा छोटा सा जो है ना कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो वो ब्रीफ होनी चाहिए, ठीक है। वर्ड्स आपके ब्रीफ होने चाहिए, सेंटेंसेस आपके ब्रीफ होने चाहिए, ठीक है।
जिसमें आपकी मैक्सिमम क्वांटिटी आती है। बी ट्रू मीन्स कि आपकी क्वालिटी आती है, ठीक है। बी रेलिवेंट, आपने जो है ना वो अनस्पेसिफिक, जैसे वो कहते हैं ना कि हर चीज़ को ऐड नहीं करना, जो रेलेवेंट है, जो एग्जैक्टली समझ आ जाएगी लिसनर को, वो इन्फॉर्मेशन को आपने ऐड करना है, वो कन्वर्सेशन में यूज़ करना है, ठीक है। बी क्लियर, जितना आपने क्लियर हो सके अपने सेंटेंसेस को क्लियर बनाना है, ठीक है, जो समझ में आ जाए इजीली। अब जो है कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स में पोलाइटनेस भी आ जाती है, जिसमें आपकी जो है ना वो पोलाइट वर्ड्स आते हैं, जिसमें आपने हार्श वर्ड्स को यूज़ नहीं करना अपनी कन्वर्सेशन में, ठीक है। इस तरह के फजूल वर्ड्स को यूज़ नहीं करना जिससे कि सेकंड पर्सन का दिल दुखे या उसको बुरे लगें वो वर्ड्स, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल शेयर की गई है, एक्सक्यूज़ मी, आर यू बिज़ी। अब यहाँ से एक सेंस बन रही है कि जो है ना वो तमीज़ के दायरे में रह के रिस्पेक्टेड वर्ड्स को चूज़ किया गया है और फिर कन्वर्सेशन में इसको जो है ना वो यूज़ किया गया है। सेकंड पर्सन भी जो है ना आपकी जब वो क्वेश्चन देखता है या पढ़ेगा, तो आपका जो है ना वो आपको रिस्पेक्टेड वे में ही आंसर करेगा। तो ये कोशिश करनी है कि रिस्पेक्टेड वे में कोई सवाल पूछना है या कोई भी बात करनी है तो रिस्पेक्टेड वे में पोलाइट वर्ड को चूज़ करना है, ठीक है। अब है लेसन नंबर 34, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, इंट्रोडक्शन। अब क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि क्रिटिकली जो है ना वो अपने माइंड को यूज़ करके जो है ना क्रिटिकली डिस्कोर्स एनालिसिस करनी है, ठीक है। हर चीज़ को जो है वो देखना है, फिर जाके जो है ना अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है, अपनी सजेशंस को यूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो है क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो आप अगेन इसकी डेफिनेशन शेयर कर सकते हैं, जितना भी कुछ आपको पता है डिस्कोर्स एनालिसिस का, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो आप इसमें जो है ना वो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब है कंसीडरिंग क्रिटिकल इन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। क्रिटिकल मींस कि क्या होता है कि आपकी जो थिंकिंग है, ठीक है, जितना आपको उस टॉपिक के बारे में पता है, आपने जो है ना वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जज करना है, ठीक है। और फिर क्रिटिकली उसका जो है ना वो एनालिसिस करना है, ठीक है। इन डेप्थ जाके जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करना है और फिर उसके बाद उसके बारे में जो है ना वो आपने सजेशंस देनी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्रिटिकल को लिया गया है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में, कि किस तरह से जो है ना वो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में क्रिटिकल वर्ड को जो है वो लिया जाता है। तो इसमें जो है ना बेसिकली आपने क्रिटिकल की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल भी दे सकते हैं आप, और फिर एंड में जो है ना वो आपने क्रिटिकल डिस्कोर्स में बताना है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से जो है ना वो इसकी डेफिनेशन है। कंसीडरिंग डिस्कोर्स इन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। अब डिस्कोर्स मैंने आपको क्या बताया, एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। वो स्पोकन भी हो सकती है, वो रिटन भी हो सकती है। तो डिस्कोर्स का मतलब ये है कि किस तरह से आपने जो है ना उसका पर्पज़ लेना है, ठीक है। अब किस तरह से जो है ना वो आपने सबसे पहले इसकी, तो सबसे पहले डिस्कोर्स की डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गई, फिर क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में डिस्कोर्स क्या मायने रखता है, ये क्या मतलब है उसका, ठीक है। वो आपने बताना है। वो किस तरह से आप बता सकते हो कि आपने जो है ना हर चीज़ के बारे में ना इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। डिस्कोर्स एनालिसिस में आपने जो है ना वो रिटन फॉर्म में भी डिस्कोर्स कर सकते हो और स्पोकन फॉर्म में भी कर सकते हो, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि डिस्कोर्स एज प्रोसेस भी आप ले सकते हो डिस्कोर्स को, और डिस्कोर्स को जो है ना आप एज अ डायलॉग फॉर्म में भी ले सकते हो। तो वो जो पॉइंट है वो भी इसमें आप लिख सकते हो, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज मैंने आपके साथ जो है ना वो 29 लेसन से 34 लेसन तक शेयर किया है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो आपको जो है ना वो इजीली पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। मैंने आपके साथ छोटा छोटा जो है ना वो कंसेप्ट अपना शेयर किया है। इतना डिटेल से मैंने आपको नहीं बताया ताकि आप जो है ना वो कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो आप जो हैं वो इसको पढ़ के जो है ना इजीली समझ सकते हैं कि इसका डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है, और जो है ना वो वही बातें जो है ना आपने उसमें लिखनी है जो आपकी जो है पीछे मैंने आपको जो है ना वो थोड़ी डिटेल में बता दी है। तो बेसिकली इस लेसन में भी जो आपने है ना वही चीज़ें जो है रिपीट होनी है, वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों के बारे में आपने डिटेल में लिखना है। तो सारी डेफिनेशंस वगैरह आपने पढ़ लेनी है, एग्जांपल्स वगैरह देख लेनी है, ताकि आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए, प्रॉब्लम ना हो पेपर में, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग में आता है सवाल या शॉर्ट में आता है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकें। तो लेसन नंबर 34 तक जो है वो आज का